Hi friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are into the economy part of the Vedic period. In the previous video, we discussed about the Rig Vedic agriculture. बेसिकली हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो डिफरेंट पहलुओं पे बात करते हैं। हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी पशुपालन की बात करते हैं, और उसके बाद हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, मतलब परिवहन के साधनों की बात करते हैं। उसके अलावा मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे बात करते हैं, यानी कि विनिमय की प्रणाली क्या थी। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग एस्पेक्ट पे हम बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ऋग वैदिक एग्रीकल्चर को देखा था, कृषि को देखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुपालन की। ठीक है, तो जहां तक इकोनॉमी का एक बहुत ही अहम पार्ट है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, हमने कहा था कि जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमी पे तो इन खास बिंदुओं पे बात की जाती है। एग्रीकल्चर पे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे, पशुचारण पे या पशुपालन पे। उसके बाद हमें बात करनी होती है ट्रेड एंड कॉमर्स पे, व्यापार और वाणिज्य पे, परिवहन के साधनों पे, और उसके अलावा मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय प्रणाली कैसी थी उस समय। ये अलग अलग पहलू होते हैं जब भी हम इकोनॉमी की बात करेंगे, आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे। ठीक है, आर्थिक ढांचे की बात करेंगे। तो अगर हम वैदिक पीरियड के आर्थिक ढांचे की बात करें, वैदिक पीरियड के इकोनॉमी की बात करें, वैदिक पीरियड, तो ये वैदिक पीरियड की इकोनॉमी की बात जब हम करेंगे तो 1500 to 600 बीसी के बीच की बात करेंगे। ठीक है, हम वैदिक इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, लेकिन वैदिक इकोनॉमी में हमने पार्ट बनाया हुआ है कि पहले हम ऋग्वैदिक पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को। ठीक है, जैसे हमने एग्रीकल्चर को पढ़ लिया पिछले वीडियो में, और वहां पे हमने क्या किया था, ऋग्वैदिक एग्रीकल्चर को खत्म किया था। ठीक है, यहां भी हम वही करेंगे। अगर यहां इकोनॉमी की बात होगी, ठीक है, अगर यहां इकोनॉमी की बात होगी तो यहां पे हम बात करेंगे फिर वही हमने क्या किया था, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि हमें जो बात करनी है ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक इकोनॉमी की बात करनी है। ठीक है, और इसी में हमें डिफरेंट पॉइंट्स को देखने हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे से चलता हूं ताकि क्लियर हो जाए सबको। तो मैंने अलग अलग पॉइंट बताया था, मैंने एग्रीकल्चर बताया था, मैंने बताया था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इस पे बात करनी है हमें। उसके बाद हमें बात करनी है ट्रेड एंड कॉमर्स पे। उसके बाद बात करनी है हमें ट्रेड कॉमर्स के बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद हमें बात करनी है मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय प्रणाली पे। तो ये कुछ एस्पेक्ट थे जिस पे बात करनी है, और मैंने कहा था कि हम जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे पहले, अगर वैदिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जैसे हमने राजनीतिक व्यवस्था को भी इसी तरह से पढ़ा था, हमने सामाजिक व्यवस्था को भी इसी तरह से पढ़ा था, सोशल स्ट्रक्चर को। तो इकोनॉमी को भी हमने कहा था कि हम जो है वो हम पहले क्या करेंगे कि पहले एक एक पहलू को देख लेंगे जो भी इकोनॉमी का पार्ट होगा ऋग वैदिक पीरियड में। उसके बाद जब हम लेटर वैदिक पीरियड में आएंगे तो हम यहां पर इसको अकेले नहीं पढ़ेंगे, हम एक एक पॉइंट से कंपेयर करते हुए पढ़ लेंगे ताकि हम चेंजेस को नोटिस कर सके, साथ साथ हम कंटिन्यूटी को भी नोटिस कर सके। यानी यहां से जब हम यहां पहुंचे, जब यहां से यहां पहुंचते हैं तो कंटिन्यूटी, निरंतरता किन किन बातों में रही और किन किन बातों में परिवर्तन हो गया। ठीक है, जैसे मैंने बताया यहाँ एग्रीकल्चर प्रमुख पोषक पेशा नहीं है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स प्रमुख पेशा है, हाँ, मेन ऑक्यूपेशन जो लोगों का है, लेकिन यहाँ आते आते एग्रीकल्चर प्रमुख पेशा हो जाएगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है,
मेन पेशा रहेगा लेकिन सेकेंडरी हो जाएगा। तो ये कुछ परिवर्तन होंगे और कुछ निरंतरता भी रहेगी, तो वो सारा हमारा क्लियर होता रहेगा इससे। तो यहाँ पर जो है आज जो हम इकोनॉमी की बात करेंगे, पिछले वीडियो में हमने एग्रीकल्चर पे बात कर ली थी, और आज हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे बात करेंगे। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे जब हम बात करेंगे तो ऋग्वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। हाँ, पहले ऋग्वैदिक खत्म करेंगे, फिर जब सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे तो हम कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम शुरू करते हैं आज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो हम आज के क्लास में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे बात करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे ऋग्वैदिक पीरियड में पशुपालन किस तरह से था, और वो समय जो होगा 1500 से, ठीक है, 1500 से, देखिए ऋग्वैदिक पीरियड कब तक का है, 1500 से 1000 बीसी तक का है, और लेटर वैदिक पीरियड फिर 1000 से 600 बीसी यानी ईसा पूर्व तक का है, ठीक है। तो यहां पर मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में भी कि समाज कैसा है ये बहुत जरूरी है जानना, ठीक है, क्योंकि समाज जैसा होगा, सोसाइटी जैसी होगी, हाँ, अन्य गतिविधियां, अदर एक्टिविटीज जो होंगी, हाँ, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब जैसा भी सोशल स्ट्रक्चर होगा, सामाजिक ढांचा होगा, अन्य गतिविधियां उसी से नियंत्रित होंगी, ठीक है, ये समझने की बात है। तो कैसे, मैंने बताया था कि जो ऋग्वैदिक समाज था उसमें ऋग्वैदिक समाज जो है, ऋग्वैदिक सोसाइटी जो है, तो ऋग्वैदिक सोसाइटी में अगर हम देखें ये है, तो ऋग्वैदिक सोसाइटी जो थी वो थी कैसी, मैंने पहले ही बताया था, एक तो रूरल है, पिछले वीडियो में भी बताया था, ग्रामीण है, ठीक है, ग्रामीण लिखने की जरूरत है, रूरल लिख दिया मैंने, ग्रामीण, और दूसरा था क्या, ये ट्राइबल स्ट्रक्चर है समाज का। ट्राइबल स्ट्रक्चर का मतलब कबीलाई ढांचा है, आप लिख सकते हैं हिंदी में भी, कबीलाई ढांचा है, ठीक है। तो कबीलाई ढांचा है तो इकोनॉमी भी इसी से नियंत्रित होगी, ये समझने की जरूरत है। हर गतिविधि इसी तरह के सामाजिक ढांचे से नियंत्रित होगी। और मैंने बताया था कि पिछले बार की किसी भी कबीलाई समाज में पशुपालन जो होगा वो प्राइमरी पेशा होगा। तो यहां भी पशुपालन जो है, अगर इकोनॉमी की बात करें तो इस समाज में पशुपालन जो है, हाँ, हमने बताया था कि एग्रीकल्चर तो है, एग्रीकल्चर है, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी है, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी है, तो दोनों है, लेकिन ये जो है ऋग्वैदिक पीरियड में ये प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। मैंने बताया था क्यों सेकेंडरी है, क्योंकि ढांचा जो है कबीलाई है, ठीक है, ढांचा कबीलाई है यानी ट्राइबल स्ट्रक्चर है, और यहां पर लैंड नहीं है। अगर कबीलाई स्ट्रक्चर है तो किसी भी ट्राइबल ग्रुप के पास जमीन नहीं है और न ही जमीन के लिए लड़ाई है, तभी यहां जो राजा होगा ऋग्वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड का जो ट्राइबल चीफ जिसको कहते थे, राजन या ट्राइबल चीफ, ये ट्राइबल चीफ जो होगा, मैंने पहले भी बताया था, जिसको राजन भी कहा जाता था। राजन नहीं है ये एक्चुअली, मतलब राजा नहीं है ये, लेकिन एक्चुअल राजा नहीं है। एक्चुअल राजा इसलिए नहीं है कि इसके पास लैंड नहीं है, और इसका क्या है, इसका दो ही काम है, इसको जनस से गोपा भी कहा गया, इसको गोपति भी कहा गया। अब गोपति से आपको आश्चर्य होगा, जनस से गोपा का मतलब एक ट्राइबल ग्रुप को जन कहा जाता था, ठीक है ना। उस समाज में बहुत सारे जन थे, यानी अलग अलग ट्राइबल ग्रुप थे, मैंने बताया था। हाँ, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जैसे ये एक समाज हो गया, सामाजिक परिवेश हो गया, ठीक है, यहां पर एक ग्रुप हो गया भरत का, एक हो गया मान लीजिए कि तुर्वस का, एक यदु का, ये सब आर्यंस ग्रुप हैं। इसी तरह से कोई भलानिस हो गया जो अनार्य ग्रुप भी है। तो ये सारे समाज जो है अलग अलग कबीलों में बटा हुआ है, और इन्हीं कबीलों को कहा जाता है जन। हाँ, ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल।
तो ये एक जन हो गया, दो जन, तीन जन, चार जन, अलग अलग नाम थे कबीलों के। हाँ, यदु, तुर्वस, अणु, द्रुहु, हाँ, पुरु, ये सब जो कबीले थे ये आर्यंस के कबीले थे। आर्यंस कई फेजेज में आए हैं, भरत कबीला भी था, तो ये आर्यंस के कबीले थे। कुछ नॉन आर्यंस के भी कबीले थे, जैसे शिवी, भलानिश, विशाणीन, पक्त, ये सब कुछ नॉन आर्यंस कबीले भी थे। तो सारा समाज एक एक कबीले में बटा हुआ था, अलग अलग कबीले में, और इस कबीले को ही कहा जाता था जन। सबसे बड़ी सामाजिक इकाई या राजनीतिक इकाई जन थी। ठीक है, पूरा मैं बता चुका हूं पहले, सिर्फ बोल रहा हूं ताकि आपका कनेक्शन बन जाए इस वीडियो से। तो जन होगा, ठीक है, और सबसे छोटी इकाई जो होगी फैमिली होगी, परिवार। सामाजिक यूनिट अगर देखें, सोशल यूनिट अगर देखें, सबसे छोटी सामाजिक इकाई या राजनीतिक इकाई, जो भी कह ले, यहीं से राजनीतिक, समाज से ही राजनीति भी बनेगा, तो राजनीति भी नियंत्रित होगा। तो सबसे छोटी इकाई परिवार, कई परिवार मिलकर बना देंगे ग्राम, और कई ग्राम मिलकर बना देंगे विश्व, और कई विश्व मिलकर बनाएंगे जन। तो यही जन जो होगा कबीला होगा। यदु, तुरु, दुर्वस, हाँ, आर्यों के हो गए, भलानी, शिवी, हाँ, पक्त, ये सब अनार्यों के हो गए, यानी कि नॉन आर्यंस भी हैं, आर्यंस भी हैं। तो अलग अलग कबीले हैं, और ये ट्राइबल चीफ जो है, ठीक है, मैंने सारा बताया था पिछले वीडियो में। हाँ, देखिए ये कबीले हैं, कैसे भी कर लीजिए आप, ये कबीले हैं, मैंने कहा यहां पर रख दिया, एक कबीला, दो कबीला, तीन कबीला, हाँ, यहाँ मैंने 6 कबीले, 4 बना दीजिए, 5 बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये यदु हो गया, ये तुर्वस हो गया, ये अनु हो गया, ये द्रहु हो गया, ये भरत हो गया, ये सब आर्यों के कबीले हो गए। इसके अलावा अनार्यों के अगर देखें तो भलानस हो गया, ठीक है, पक्त हो गया, ठीक है, शिवी हो गया, विशाणीन हो गया, ये सब अलग अलग कबीले हो गए, कुछ आर्यों के, कुछ नॉन। तो ये इसी को जन कहा जाता था। सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई या सामाजिक इकाई अगर हम कहें तो जन है, ठीक है। तो इसी जन का एक जन, दो जन, तीन जन, तो कोई एक जन जो होगा, इस एक जन का हेड एक ट्राइबल चीफ होगा, फिर दूसरे जन का हेड दूसरा ट्राइबल चीफ होगा। तो ये सामाजिक व्यवस्था थी, और इस सामाजिक व्यवस्था में इसको कहा गया गोपति, ट्राइबल चीफ को राजन, जनस्य गोपा, हाँ, विषामपति, कई विष को मिला के मैंने बताया कि बन जाएगा, वो जन बन जाएगा, तो विषामपति भी उसको कहा गया। जनस्य गोपा क्योंकि जन का हेड है, गोपति क्योंकि देखिए पशुपालन पे हम आ रहे हैं। इस ट्राइबल चीफ को का काम क्या है, एक तो इसका काम है प्रोटेक्शन, इसका यहां पे लिखता हूं, इसका काम है प्रोटेक्शन, इसका ऑफ पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ कैटल, या हम कह ले काउ, मेनली काउ, कैटल, काउ। क्योंकि यहां गोपति क्यों कहा जा रहा है भाई, इसको गोपति इसलिए कहा जा रहा है, ट्राइबल चीफ को गोपति कहा जा रहा है इसलिए कि इसके पास उस समय गायों का महत्व है, पशुओं का महत्व है, और इसकी जिम्मेदारी पशुओं की भी रक्षा करनी है और इंसानों की भी रक्षा करनी है। यहां लैंड से कोई मतलब नहीं है, जमीन नहीं है, और अगर जमीन नहीं है तो इस कबीलाई ढांचे में, इस कबीलाई समाज में जमीन नहीं होने की वजह से, अगर जमीन नहीं है तो यहां एग्रीकल्चर प्राइमरी नहीं हो सकता। मैंने पिछले वीडियो में भी जब एग्रीकल्चर पढ़ाया था तो बताया था। तो यहां पर क्या होगा, यहां पशुपालन या पशुचारण होगा, ठीक है। तो इतना सब बताने का मेरा मकसद यही था कि बता सकूं कि ये समाज जो है ऋग्वैदिक, ये कबीलाई है, और इस कबीलाई ढांचे में हाँ पशुपालन का ज्यादा महत्व है। तो पशुपालन यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो ये हम समझ गए यहां पर। तो अब आते हैं ऋग्वैदिक पशुपालन पे, ठीक है। देखिए ये सब भूमिका इसीलिए दी जाती है कि ना भी देता तो चलता, बट थोड़ा सा लिंक बन जाता है इससे। तो ऋग्वैदिक, अब हम इकोनॉमी की बात करेंगे। तो ऋग्वैदिक इकोनॉमी में आज हम बात करेंगे पशुपालन की, ठीक है। पशुपालन यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। यहां पर हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मैंने बताया कि ढांचा कैसा है भाई, तो ढांचा तो
ट्राइबल स्ट्रक्चर है, ट्राइबल स्ट्रक्चर है। और ट्राइबल स्ट्रक्चर में जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, ट्राइबल स्ट्रक्चर है, तो यहां पे जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है ये जो है ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन का मतलब क्या हो गया? प्राथमिक या मुख्य पेशा, यहां पे लगता हूं प्राथमिक या मुख्य पेशा, ठीक है। एग्रीकल्चर सेकेंडरी होगा, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, एग्रीकल्चर को हमने देख लिया था। तो ये होगा प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है क्या है? डोमेस्टिकेशन ऑफ। क्यों? क्योंकि कबीलाई ढांचा है, और इस कबीलाई ढांचे में पशुओं का महत्व क्या है? हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स क्या है भाई? इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स में अगर हम देखें तो कई बातें यहां निकल के आएंगी। हाँ, सबसे बड़ी बात कि यातायात के साधन, ठीक है, ट्रैवलिंग, ठीक है। तो यहां हम ट्रैवलिंग, ठीक है, मैंने ट्रैवलिंग यहां पॉइंट डाल दिया, या ट्रैवल भी लिख दीजिए। यातायात के साधन, यातायात के साधन के रूप में इनका महत्व होगा। इनका एग्रीकल्चर, ठीक है, बैल से खेती की जाती थी, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में इनका महत्व होगा, ठीक है। कृषि लिखी दिया, एग्रीकल्चर, कृषि क्या लिखूं मैं? कहीं लिख देता हूं, कहीं लिखता हूं, ठीक है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब कृषि हो गया, समझ लीजिए। उसके बाद एग्रीकल्चर, ट्रैवल, एग्रीकल्चर, फूड के रूप में, फूड के रूप में, क्योंकि वहां मैंने बताया था कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाना दोनों है, तो वहां पे ये बैल, भेड़, बकरी, इनका जो है मांस खाते हैं ये लोग, तो फूड के रूप में भी ये इनका इंपॉर्टेंस है जानवरों का। और उसके अलावा फूड है, और फिर आपका विनिमय, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिससे पता चलता है कि एनिमल्स का क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में। देखिए, ट्रैवल के लिए, यातायात के लिए इस्तेमाल होंगे, एग्रीकल्चर के लिए इक्का गाड़ी था, ठीक है ना, इक्का गाड़ी था, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। आपको रथ में जो घोड़े, रथ के लिए घोड़ों की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी यातायात कह सकते हैं, या युद्ध में ही या लड़ाई में ही, जिस तरह का युद्ध उस तरह का तो नहीं होता था जमीन के लिए, लेकिन फिर भी लड़ाइयां तो होती थी, तो रथ आप कह सकते हो कि रथ का इस्तेमाल भी होता था। यहाँ पर रथ की बात हो गई, चैरियट, चैरियट जिसको बोलते हैं। एग्रीकल्चर, कृषि में तो आपको पता ही है कि हल और बैल से खेती होती थी, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। फूड में अभी बता दिया मैंने कि जानवरों के मांस को खाने की बात है, हाँ, तो ये फूड के रूप में भी इस्तेमाल होंगे। उसके अलावा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, ये जरूरी है, हाँ, विनिमय प्रणाली, विनिमय, देखिए इसको कहेंगे विनिमय, विनिमय, विनिमय का मतलब, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब कि जैसे कि कोई चीज सामान खरीदना है तो उस समय करेंसी तो था नहीं, ठीक है, तो कैसे करेंगे? कोई सामान देके दूसरा सामान लेंगे। मान लीजिए मुझे जौ खरीदना है, उस समय जौ ही था, हाँ, तो हमने कोई जानवर दे दिया, भेड़ दे दिया, 2 भेड़ दे दिया, और 5 किलो हम उस समय के हिसाब से ना, किलो तो हो उस समय नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा, उर्दर कहते थे, वो अनाज को मापने के लिए उर्दर होता था, 1 बर्तन, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो मान लीजिए कि हमें 5 उर्दर, या आज के हिसाब से 5 केजी अगर लेना है, अगर जौ या बार्ली, तो हमने 2 बकरियों को दे दिया, हाँ, रुपया तो है नहीं, तो हमने रुपया नहीं, हम रुपया दे नहीं सकते, पैसा दे नहीं सकते, तो करेंसी नहीं है, तो हमने 2 बकरी ही दे दी,
ठीक है, और ले आए 5 किलो अनाज। ठीक है, तो ये विनिमय की प्रणाली है, तो ये इस तरह से इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंस पशुओं का था। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से मुख्य पशु थे वहां पर, इसको मैं मिटा देता हूं, ये सिर्फ बताने के लिए था, आप समझ लिए, नोट्स में बना लीजिए कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन था। इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन था क्या, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कृषि जो था वो सेकेंडरी था। हाँ, ये अब जाके लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है ना, लेटर वैदिक पीरियड में हम ऋग्वैदिक डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहां मैं लिख देता हूं। हाँ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कब की हम बात कर रहे हैं, ये हम ऋग्वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यहां मैंने लिखा नहीं है, ये ऋग्वैदिक समय जो है ऋग्वैदिक पीरियड का है। ऋग्वैदिक पीरियड मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। और ये जो समय होगा ये 1500 टू 1000 बीसी का होगा। तो हम ऋग्वैदिक पीरियड के पशुपालन की बात कर रहे हैं या पशुचारण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन था ऋग्वेद में, क्या, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। लेटर वैदिक पीरियड में जाकर ये सेकेंडरी हो जाएगा, वहां एग्रीकल्चर हो जाएगा प्राइमरी ऑक्यूपेशन। हाँ, अभी तो यहां पर ऋग्वैदिक पीरियड में यानी 1500 से 1000 बीसी के बीच में जो ऑक्यूपेशन है, मेन ऑक्यूपेशन, वो ये है। ठीक है, एग्रीकल्चर जाकर हो जाएगा, वहां पर ये सेकेंडरी हो जाएगा। लेटर वैदिक पीरियड में ये सेकेंडरी, एग्रीकल्चर प्राइमरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस क्या क्या है, यातायात के रूप में, कृषि में, फूड में और मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, ये सारा मैंने बता दिया। तो यहां मैं मिटाकर फिर से लिखता हूं। चलिए, तो अब हम ऋग्वैदिक पीरियड के पशुपालन की बात करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं वैदिक पीरियड, और ये जो समय हो जाएगा ऋग्वैदिक पीरियड का, ये हो जाएगा 1500 टू 1000 बीसी, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय जो है ये ऋग्वैदिक पीरियड है, या इसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल 1000 से फिर 600 बीसी के बीच का समय होगा। ठीक है, तो अब हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे। तो यहां पर देखिए, मैं लिख रहा हूं, यहां पर जो है जो प्रमुख एनिमल है, मेन एनिमल है, ठीक है, तो यहां पर जो मेन एनिमल है वो है काऊ, यानी कि गाय। ठीक है, काऊ है। अब काऊ जो है, आपको मैं बताऊं, प्रमुख पशु यहां लिख सकते हैं, मेन एनिमल, या प्रमुख पशु भी हिंदी में लिख ले आप, प्रमुख पशु। ठीक है, तो प्रमुख पशु है गाय, यहां पर प्रमुख पशु गाय है। ठीक है, तो अब गाय क्यों प्रमुख पशु है, मैंने अभी अभी बताया कि जो लड़ाइयां हो रही हैं, जो राजा है वो या तो अपने जन के, हाँ, राजा कौन, अभी मैंने बताया कि कबीलाई एक एक कबीले हैं, उन कबीलों को जन कहा जा रहा है, उसके मुखिया को कहा जा रहा है जनस्य गोपा, जो ट्राइबल चीफ है, ट्राइबल ग्रुप ही तो है। ठीक है, जन क्या है, ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपुल, भरत जन, हाँ, यदु जन, पुरु जन, कुरु जन, इस तरह से अलग अलग हो जाता है। कुरु नहीं, कुरु तो जनपद बन गया था, सॉरी, कुरु और भरत मिलकर इन्होंने जनपद बनाया था।
तो वो जनपद पीरियड में अगले वो लेटर वैदिक पीरियड में हो जाएगा। तो ये अलग अलग जन है, यदु, पुरु, द्रुहु, अनु, तुर्वस। हाँ, इन्हें इन पांचों को अनु, यदु, पुरु, हाँ, द्रुहु और तुर्वस, इन पांच को ऋग्वेद में पंचजन कहा गया है। इस पे मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं और हमेशा बताता रहता हूं। तो पंचजन ये आर्यों के कबीले थे, ये पांचों, अनु, द्रुहु, हाँ, पुरु, यदु और तुर्वस, याद रखिएगा ये पांच हैं। पांच अलग अलग जन हैं, पांच अलग अलग कबीले हैं, ठीक है। इनको ऋग्वेद में पंचजन कहा गया, कई बार एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो जन का जो हेड है वो गोपति है, क्योंकि उसका काम है जो कैटल है, जो पशुधन है, या मुख्य रूप से वहां पे जो गायें हैं, ठीक है ना, उनकी रक्षा करना है। तो काऊ जो है ये प्रमुख ये है, एनिमल है, प्रमुख जानवर है। उसके अलावा हमारी चर्चा होगी गाय पे। उसके अलावा देखिए घोड़े हैं, हाँ, उसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, इस तरह के जानवर भी हैं, ठीक है। हाथी और बाघ के बारे में, एलिफेंट और टाइगर के बारे में ऋग वैदिक पीपल को जानकारी नहीं थी। वो जानकारी लेटर वैदिक पीरियड में, मतलब इस पीरियड में जानकारी, पूर्व वैदिक पीरियड में हाथी और बाघ की जानकारी नहीं मिलेगी। हाँ, इनको नहीं है। जो जानकारी मिलेगी वो 1000 से 600 बीसी के आसपास, यानी कि उत्तर वैदिक काल में बाघ की और हाथी की जानकारी मिलेगी, वो मैं अभी लिखूंगा। तो पहले हम गाय की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो गाय है, काऊ है, देखिए कितना मुख्य पशु क्यों है। तो देखिए ये ऋग्वेद में गाय की जो चर्चा है, ठीक है, ये 176 टाइम्स है। 176 बार गाय की चर्चा है, 176 टाइम्स ऋग्वेद में, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 176 टाइम्स। ये पीसीएस में तो डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है। उसके अलावा गाय को देखिए इंपॉर्टेंस यहां पे पता चल रहा है, अघन्या कहा गया, अघन्या मीन्स दैट कांट बी स्लॉटर्ड, जिनका वध नहीं किया जा सकता, जिसका वध नहीं किया जा सकता, गाय को अघन्या कहा गया है। देखिए गाय को आप मार नहीं सकते, वध नहीं कर सकते, तो इसलिए अघन्या कहा गया। तीसरी बात देखिएगा, ये संपत्ति का सिंबल था उस समय। गाय जो थी सिंबल थी प्रॉपर्टी की, संपत्ति का ये सिंबल यही था। हाँ, कि अगर गाय जिसके पास जितनी ज्यादा है वो उतना ज्यादा संपत्ति माना जाता था कि उसके पास है। पढ़ी नामक एक व्यापारी है, तो गाय की ही चोरी करता था, आपको मिल जाएगा, कहीं पढ़ेंगे कहानियों में यहाँ पर वैदिक पीरियड में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि गाय को संपत्ति का प्रतीक माना गया उसमें। हाँ, ठीक है ना। गोपति, अब देखिए कितना बड़ा, जो मुखिया है, जन का मुखिया कौन है? गोपति। गोपति का मतलब क्या हो गया? गोपति का मतलब हो गया जो उसको प्रोटेक्शन देने वाला हो, गायों का प्रोटेक्शन देने, को प्रोटेक्शन देने वाला हो, वो गोपति है। गायों का संरक्षक जो है वो गोपति है। तो राजा की महता, जिस जन में जितना ज्यादा गाय है, राजा की जिम्मेदारी यानी ट्राइबल चीफ की जिम्मेदारी यानी जन के मुखिया की जिम्मेदारी उतनी ज्यादा है। समझ जाइए, बड़ी जिम्मेदारी है। तो संपत्ति का प्रतीक माना गया, जितनी गाय जिसके पास है वो उतना अमीर है उस समय, ठीक है ना। इसके अलावा जो भगवान से स्तुति की जाएगी, प्रार्थनाएं की जाएगी, प्रेयर किया जाएगा, उसमें लोगों की विश जो होगी, इच्छा जो होगी, क्या होगी? मनोकामना मांगेंगे लोग, डिमांड करेंगे भगवान से, क्या? सन प्लस काऊ, क्या इच्छा करेंगे?
ये इच्छा करेंगे प्रार्थनाओं में कि उनको एक पुत्र और 100 गाय हो जाए, या एक पुत्र या 500 गाय हो जाए। इस तरह की लोग इच्छाएं करते थे प्रार्थनाओं में। देखिए, जिसके पास जितनी गाय है वो उतना अमीर है, अभी मैंने बताया। तो बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी बात है, इसको समझने की जरूरत है। उसके अलावा गायों को लेकर कुछ शब्द हैं। देखिए, शब्द किस तरह से है देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ शब्द हैं जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं गाय को लेके। गाय से ही बहुत सारे शब्द बने हैं, इसलिए गाय का इंपॉर्टेंस सब कुछ गाय के ऊपर है, ठीक है। देखिए, जैसे कि कोई धनी व्यक्ति है, रिच पीपल है, रिच पर्सन, ठीक है ना। तो रिच पर्सन जो है उसको कहा जाता था गोमत, याद रखिएगा, गोमत, ठीक है। उसी तरह से देखिए, दूसरी बात, अगर कोई ये है राजा है, जन का मुखिया, जनस्य गोपा, या राजन या ट्राइबल चीफ, तो उसको कहा गया राजा। हम राजा कह रहे हैं यानी कि किंग कह रहे हैं, किंग एक्चुअल नहीं है, ये जन का मुखिया है। तो राजा को कहा गया क्या, गोपति, क्योंकि गायों की रक्षा करनी है, गायों का संरक्षक है, तो गोपति हो गया। आगे चल के लेटर वैदिक पीरियड में लड़ाई होगी क्षेत्र विस्तार के लिए, लैंड के लिए, जमीन के लिए, तो वहां गोपति से अब ये राजा एक्चुअल राजा बन जाएगा, हाँ, और उसके पास लैंड आ जाएगा, तब कहा जाएगा भूपति, ठीक है। उसके अलावा रिच पर्सन, ये किंग हो गया, गोपति। उसके अलावा आपको अतिथि के लिए देखिए, गेस्ट, गोहन, ठीक है, याद रखिएगा। गेस्ट के बाद यहां स्पेस नहीं है, मैं यहां लिखता हूं वर्ड्स रिलेटेड टू, वर्ड्स रिलेटेड टू काउ, ठीक है, यही वाला पार्ट है यहां से जो वर्ड्स चल रहा है। तो गेस्ट के लिए गोहन है। उसके अलावा समय, टाइम के लिए है गोधूली, शाम के समय को गोधूली कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, गोधूली का एक समय होता है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए मेजरमेंट, किसका, डिस्टेंस का, इसके लिए एक वर्ड है गवयतु, 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 ठीक है। उसके अलावा पुत्री, डॉटर, दुहिता, जो गाय का दूध निकालती है, तो उसके लिए दुहिता वर्ड का इस्तेमाल किया गया पुत्री के लिए। वॉर के लिए देखिए, वॉर के लिए गव्य, गविष्ट, गविष्ट, गम्य, गेसु और गव्य, गव्य। देखिए, ये इंपॉर्टेंट हमने बातें लिखी। गाय एक प्रमुख पशु है, ये हमेशा जब भी डोमेस्टिकेशन की बात होगी, ऋग्वैदिक इकोनॉमी में जब भी आप डोमेस्टिकेशन पे आएंगे, हाँ, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि डोमेस्टिकेशन जो है वो प्राइमरी पेशा है, हाँ, मुख्य पेशा है। जो सेकेंडरी है यहां पर वो एग्रीकल्चर है। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि कबीलाई ढांचा है, मैंने शुरू में ही बताया है। और किसी भी कबीलाई ढांचे में पशुओं का महत्व होता है, वहां लैंड का इंपॉर्टेंस नहीं होता, लैंड उनके पास होता नहीं।
ठीक है ना। लैंड जाकर होगा जब क्षेत्र का विस्तार होगा लेटर वैदिक पीरियड में 1000 से 600 बीसी के आसपास। ये टाइम पीरियड अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड का है, ठीक है। तो 1000 से 600 बीसी के आसपास लैंड की का महत्व बढ़ेगा, जमीन का महत्व बढ़ेगा, युद्ध होने लगेंगे किसके लिए, जमीन के लिए, और वहां पर जाकर जन और जन मिलेंगे। सबसे बड़ी राजनीतिक या सामाजिक इकाई यहां पर जन मैंने बताया है, और जन का मुखिया कौन है, जन का मुखिया है राजन है, जन से गोपा है, उसी को गोपति कहा गया। ये गोपति है क्योंकि इसको रक्षा करनी है किसकी, गायों की, पशुधन की। आगे यही गोपति, उसके पास क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा, जब जनपद बनने लगेंगे तो वो भूपति हो जाएगा। तो लैंड नहीं है, कबीलाई ढांचा है, ये याद रखना है यहां पर। और इस कबीलाई ढांचे में पशुपालन मुख्य पेशा है, ठीक है। ये बन सकता है सवाल, पूछ देगा कि कौन सा मुख्य पेशा था, 4 ऑप्शन देगा या 4 स्टेटमेंट भी बना के दे सकता है एग्जामिनेशन में कि एग्रीकल्चर प्रमुख पेशा था ऋग वैदिक पीरियड में। हाँ, सेकंड कह देगा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है वो मुख्य पेशा था, ठीक है। कहेगा ए बी दोनों सही, ए बी दोनों गलत, ओनली ए करेक्ट, ओनली बी करेक्ट, ऐसे करके ऑप्शन बना सकता है। 2 स्टेटमेंट देख के बना सकता है, या 4 किसी भी 4 स्टेटमेंट में ऑप्शन बनाएगा स्टेटमेंट वाइज, तो 4 स्टेटमेंट में 1-2 स्टेटमेंट इससे दे सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है, तो आपको तैयार रहना चाहिए। तो गाय के इंपॉर्टेंस को आपने देख लिया किस तरह से है यहाँ पर। हाँ, प्रमुख पशु है, आपको ध्यान रखना है गाय। और भी जानवर हैं भी मैं बताऊंगा। ऋग्वेद में 176 बार 176 टाइम्स हुआ, 176 का मतलब 176 टाइम्स इसको ऋग्वेद में इसको रेफर किया गया है, गाय की चर्चा है। अघन्य कहा गया, अघन्य का मतलब दैट कांट बी स्लॉटर्ड, हाँ, जिसका वध नहीं किया जा सकता, मारा नहीं जा सकता। सिंबल है प्रॉपर्टी का, जिसके पास जितनी गायें हैं वो उतना अमीर है। प्रार्थनाओं में इच्छा की जाती थी भगवान से, भगवान के सामने अपनी इच्छा रखी जाती थी, मनोकामनाएं रखी जाती थी कि उनको बेटे और गाय की प्राप्ति हो। उसमें भी 1 बेटे 100 गाय, 1 बेटे 200 गाय, इस तरह की प्रार्थनाएं की जाती थी उस समय। अब कुछ प्रमुख वर्ड्स हैं, शब्द हैं, जो गाय से रिलेटेड थे उस समय। अमीर आदमी को, रिच पर्सन को गोमत कहा गया, राजा को या ट्राइबल चीफ को गोपति कहा गया, गेस्ट को यानी अतिथि को गोहन कहा गया, समय को गोधूली कहा गया, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, दूरी की माप किससे की जाती थी, गव्यतु। पुत्री को, डॉटर को दुहिता कहा गया, वार, युद्ध को गव्य कहा गया, गविष्ठ कहा गया, गम्य कहा गया, गेसु कहा गया और गव्य कहा गया। ये सब गायों के नाम पर ही हैं। तो आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि गाय के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था और किस तरह से उनका इंपॉर्टेंस बना हुआ था ऋग वैदिक पीरियड में। और इसमें आपको लिखने के लिए भी आ सकता है कि हाउ कैन यू से और हाउ कैन यू प्रूव दैट काउ वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन द ऋग वैदिक पीरियड। ठीक है, यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दिया, मेन जो लिखा है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल यहां पे लिख दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया सब कुछ, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब आप याद कर लीजिएगा, तो इसको देख लीजिए। उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो मैं यहां लिख देता हूं, ये मिटा रहा हूं मैं। ना तो मैंने कर दिया। अब देखिएगा, गाय के बाद यहीं पे मैं लिख रहा हूं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल। तो ये क्या हो जाएगा, ये है हॉर्स यानी घोड़ा, क्योंकि रथों में इनका इस्तेमाल होता था। ठीक है ना, रथ में घोड़े का इस्तेमाल होगा,
तो ये इंपॉर्टेंट हो गया था, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ अदर एनिमल्स हैं, अदर अन्य एनिमल। अन्य एनिमल में आप रख सकते हैं क्या क्या, तो आप अन्य एनिमल में रखेंगे अन्य पशुओं में ऑक्स रखे, हाँ, बुफेलो रखे, भैंस, बुफेलो। फिर उसके बाद शीप, भेड़, गोट, ठीक है। उसके बाद आप रखें इसको डॉग। ये अन्य में आप मुख्य जानवरों में रख सकते हैं, जानवर और भी हो सकते हैं लेकिन मुख्य जानवरों में डॉग। ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में एक कुतिया है, ठीक है ना, फीमेल डॉग है। डॉग के बारे में बताऊं, ऋग्वेद में एक फीमेल डॉग है, ऋग्वेद में है एक फीमेल डॉग, फीमेल डॉग, और इसको कहा गया है सरामा, ठीक है ना, सरामा। सरामा इस तरह का कोई आपको वर्ड मिले, किताबों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, सरामा उसको कहा गया, फीमेल डॉग की चर्चा है ऋग्वेद में, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, नो इंफॉर्मेशन। अब कुछ ऐसे जानवर हैं एक दो जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं था ऋग्वैदिक लोगों को, ठीक है। कौन कौन से जानवर है वो, तो एलिफेंट और टाइगर, बाघ और हाथी। देखिए अब यहां पर हमने इसके बारे में तो डिटेल, चूंकि सारी जानकारियां गाय के बारे में ही थी, बिकॉज काउ वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल, ठीक है, या कैटल जो भी कह सकते हैं, कैटल का ही तो है, मवेशी, कैटल में सब कुछ आ जाएंगे, शीप, गोट, ये सब जो है आ जाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल काउ था, इसके बारे में हमने पूरा विस्तार से चर्चा किया। सेकेंड इंपॉर्टेंट हमने कहा कि हॉर्स है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये आ सकता है एग्जाम में कि सेकेंड इंपॉर्टेंट एनिमल कौन था, तो ये हॉर्स को आप कहेंगे, क्योंकि रथों को खींचने में हॉर्स का काफी इंपॉर्टेंस था। अदर में आपको ऑक्स, बुफेलो, शीप, गोट, तो ये तो चार जानवर हैं, इनको लोग खाते भी थे, भोजन के रूप में भी मैंने कहा, ठीक है। तो ये बातें हैं। और नो इंफॉर्मेशन एलिफेंट और टाइगर के बारे में, यानी बाघ और हाथी के बारे में कोई जानकारी नहीं है ऋग्वैदिक लोगों को, यानी कि आप ध्यान रखिएगा टाइम पीरियड 1500 से 1000 के बीच में की सभ्यता में, जो ऋग्वैदिक सभ्यता है उसको उसके लोगों को, इस पीरियड के लोगों को हाथी की और बाघ की जानकारी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में, यानी कि 1000 से 600 बीसी में के आसपास के बीच में, आसपास नहीं बीच में, जो टाइम पीरियड है 1000 टू 600 बीसी लेटर वैदिक पीरियड का टाइम है, उसमें इसकी जानकारी हो जाएगी। तो इसमें भी सवाल बन सकता है, 4 स्टेटमेंट दे देगा कि भाई नंबर 1, ऋग्वैदिक पीपल न्यू अबाउट एलिफेंट, हाँ, ऋग्वैदिक पीपल न्यू अबाउट टाइगर, लेटर वैदिक पीपल न्यू अबाउट एलिफेंट, ठीक है ना। और कोई और स्टेटमेंट बना सकता है, उसमें कहेगा कौन सा करेक्ट है, या 4 करेक्ट दे देगा कुछ बना के, 3 करेक्ट दे देगा, 1 इनकरेक्ट दे देगा, कहेगा इनकरेक्ट को ऑप्ट आउट कीजिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक लोगों को एलिफेंट की और टाइगर की जानकारी नहीं है, यानी कि हाथी और बाघ की जानकारी नहीं है। तो हमने सारा डिटेल में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को देख लिया। तो इकोनॉमी का, ये ऋग्वैदिक इकोनॉमी का हमारा दूसरा पार्ट जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, वो भी खत्म हो गया, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.
टेक केयर, ऑल द बेस्ट।